अंतरिक्ष के घटनाक्रम पढ़ेंगे और सौर मंडल पढ़ेंगे। सौर मंडल कहते कैसे हैं, तो पहले सवाल तो यही है। तो सौर मंडल मतलब क्या है उसका, जैसे हम बोलते हैं ना, हम दोस्तों की मंडली है, साधुओं की मंडली है, ऐसे सूर्य की भी एक मंडली है, इसलिए उसे हम सौर मंडल कहते हैं। उस मंडली के 8 सदस्य हैं, जिसमें तुम्हारे बुध से लेकर और वरुण तक 8 ग्रहों का जिक्र होगा। उन ग्रहों के बारे में हम जानेंगे, जिसमें हमारी पृथ्वी भी है। तो उन ग्रहों के साथ उन उपग्रहों को भी जानेंगे, और उपग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य के बारे में मालूम, तो सूर्य हमारी गैलेक्सी में एक दक्षिणी एक भुजा पर है, और गैलेक्सी में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बल्कि अरबों सूर्य हैं। अब हर सूर्य का अपना अपना मंडली होगी, यानी मंडल होगा, और हम फिलहाल बात करने वाले हैं अपने मंडल की, अपने सौर मंडल के। उस सौर मंडल में सबसे पहले हम सूर्य की बात कर लें, तो हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती है, हालांकि ये बात सच है कि सूर्य भी परिक्रमा किसी न किसी की करता है। सूर्य यहाँ पर इस गैलेक्सी की परिक्रमा करता है, सूर्य की ये ग्रह परिक्रमा करते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया कि पर सेकंड में 600 से ज्यादा ये ब्रह्मांड, वो क्या कहते हैं, गैलेक्सियां बनती हैं और टूटती हैं। तो उसी हिसाब से हमारा हर तारे या किसी न किसी ग्रह की कोई न कोई उम्र होती है, यह भी हमने कल देखा था। 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को भी गैलेक्सी में पूरे परिक्रमा लगाने में। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम ओर घूमता है। पृथ्वी की जब हम बात करेंगे तो पृथ्वी को हम पश्चिम से पूर्व घुमाएंगे, लेकिन पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य उल्टा चलता है, यानी पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम चलता है। ये भी इंपोर्टेंट रखेंगे और हम सब सीखते जाएंगे। पहले तो ये जान लो परिभ्रमण और परिक्रमण है क्या। यानी परिभ्रमण वो है जो आदमी भ्रमित हो जाए और अपनी जगह पर घूम जाए, यानी कोई भी ग्रह या तारा अपनी धुरी पर घूमता है, यानी अपनी जगह पर घूमता है, उसे हम परिभ्रमण, और वो किसी के चक्कर काट रहा है यानी परिक्रमा कर रहा है किसी की, तो उसे हम कहते हैं परिक्रमण। परिक्रमा परिक्रमण ऐसे याद रखेंगे। तो कोई भी वस्तु किसी की परिक्रमा करती है, जैसे कि हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, परिक्रमा लगाना। ऐसे ही कोई भी पृथ्वी या कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, उसे हम परिक्रमण, और कोई ग्रह अपनी जगह पर ही घूम रहा है, ग्रह या फिर तारा, तो उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण परिक्रमण में दोनों में अंतर है। जैसे ये सूर्य के चारों तरफ ये जो ग्रह घूम रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, परिक्रमण कहेंगे। और ये अपनी जगह पर भी घूम रहे होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, परिभ्रमण कहेंगे। अब ये घूम क्यों रहे हैं सूर्य के चारों ओर, सूर्य कोई दावत दे रहा है इनको, ऐसा नहीं है। सूर्य के चारों ओर घूमने वालों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तक तो हमारी निगाहें गई हैं। इसके आगे भी हो सकते हैं, लेकिन हमको दिखे नहीं। तो सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी तरफ सूर्य तो खींचता है, तो इसीलिए सूर्य के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। अच्छा, सूर्य खींचता है तो इनको खींची क्यों नहीं लेता है, ऐसा क्यों होगा, इनको छोड़े हुए हैं। तो कुछ इनकी लिमिटेशन है ग्रेविटी की, कुछ चीजें नहीं खींच पाती, बड़ी बड़ी हैं वो, और उससे जो छोटी है उनको खींचता रहता है, और वो निरंतर खींचता ही रहता है, धूल कणों उनको खाता रहता है, और सूर्य का आकार बढ़ता भी रहता है, और उसमें विस्फोटन के कारण उसमें आकार घटता भी रहता है। अगर कहेंगे जैसे बुध की बात करें, तो बुध और शुक्र के कोई आपको उपग्रह नहीं दिखेंगे। कारण क्या है, उपग्रह ग्रह से छोटा होता है, और जो सूर्य के नजदीक ग्रह हैं उनके उपग्रहों को सूर्य निकल गया है। अब करोगे बात पृथ्वी की, तो पृथ्वी का एक ही बच्चा है, वो चंद्रमा। तो चंद्रमा थोड़ा मजबूत सा है, तो इसलिए वो खींच नहीं पाया। अब यहाँ से ऊपर जैसे बढ़ते जाओगे तो ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या ग्रहों के ऊपर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर ग्रेविटी का, तो ये ग्रह घूमते हैं चारों तरफ। और दूसरी बात, इनके जो उपग्रह हैं, जो नजदीक वाले ग्रह हैं, उनके सूर्य ने उनको निगल लिया है, उनके उपग्रहों को सूर्य ने खींच लिया है अपनी तरफ, ठीक है। अब ये इनका रोटेशन कैसा होता है, जैसा आप देख रहे होगे यहाँ पे सूर्य जा रहा है, सूर्य के चारों तरफ ये घूमते हुए इनका पीछा कर रहे हैं सूर्य का। इनका पीछा करने का तरीका क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य यहाँ से गया और ये निकल गया, और इसके पीछे पीछे ये सारे के सारे एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं, सब इसके पीछे में लगे हुए हैं।
हालांकि हम किताबों में छपा हुआ देखते हैं तो हम ऐसा प्रतीत करते हैं इस टाइप का, ठीक है, ये चारों तरफ से ऐसे घूम रहे हैं, हालांकि ऐसे नहीं है। बुध सबसे नजदीक है, आगे दौड़ रहा है, उसके पीछे बहुत दूर जाके शुक्र है, उसके और पीछे आके पृथ्वी दौड़ रही है। कभी कभी हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आता था ये आपस में ऐसे टकरा के एक दूसरे के ऊपर तो टूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हम दो वाहनों को देखते हैं, सामने से दो लाइटें हैं और ये ऐसे हो, लाइटें तो आपको दिखेगा ऐसे करके कि बराबर पे लाइटें हैं, लेकिन जब ऐसे देखोगे तो दूर दूर दिखेंगे। यही हाल यहाँ पर है, बुध यहाँ पर घूम रहा है, पृथ्वी यहाँ पर घूम रही, शुक्र यहाँ घूम रहा है और पृथ्वी से पीछे घूम रही है, ठीक है। ये रहता है इनका घूमने का तरीका। अगर आगे बात करें हम सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ तो मैं पीछे बता चुका हूं, पिछली क्लास में आप वॉच कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर लंबा हो जाएगा। अब मैं सोचता हूं लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज आज की विषय है, विषय वस्तु है, उससे पूरा किया जाए। सूर्य के बारे में करें तो सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़, लगभग औसतन कहें तो 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है। ऐसे मान लो कि पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना, 109 पृथ्वी को लगा दें तो एक सूर्य के बराबर है। सूर्य अपने अक्ष पर पृथ्वी से पश्चिम की ओर घूमता है। अच्छा, ये बात सही है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि आपको अचानक से बढ़ता हुआ देखा जाए तो उसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय से न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। जैसे अब फ्यूजन होता क्यों है, तो जिसमें हाइड्रोजन 71%, जैसे बेसिक सी चीजें हैं, हीलियम 26%, अन्य तत्व 2.5% है। ये तो बेसिक सी बात है जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सूर्य की संरचना की बात करें तो इसके भी 6 पार्ट हैं, 3 आंतरिक हैं और 3 बाहरी हैं। जो 3 आंतरिक हैं वो वाले हमको दिखते नहीं, उनका नाम है क्रोड, विकिरण और समय। ये 3 मंडल हैं उसके, और 3 बाहर हैं। फिर प्रकाश आता है, बड़मंडल आता है, फिर सबसे बाहर वाला होता है वो किरीट है, जिसे हम कोरोना भी पुकारते हैं। इनकी बात कर लें तो इसमें जो अंदर वाला है जिसे हम क्रोड कहते हैं, क्रोड करीब लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है और ये अवस्था प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा मतलब नहीं तो सूखा है, ठोस है, और नहीं लिक्विड है यानी तरल है। वो लिबलिबासा है, जैसे जेल आती है ना आपकी, जेल वगैरह आते हैं जैसे शैम्पू जेल वगैरह, तो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, वो अवस्था में पाए जाते हैं। यही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया भी होती है, इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, यानी बहुत सारी ऊर्जा यहाँ से रिड्यूस होती है। दूसरा नंबर का था विकिरण। विकिरण को हम सूर्य का यह जोन के चारों ओर से ढका हुआ है और ये क्रोड से निकली हुई जो आगे जो एनर्जी है उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे निकलने वाली जो वो है किरण है उनको एक्स रे, गामा किरणें, कुछ फोटोन जैसी किरणों को इनको दर्शाया जाता है और इसे रेडिएक्टिव जोन बोलते हैं। दूसरा वाला था। तो तीसरा था आंतरिक में, उसका नाम था सेमैन। सेमैन मंडल, यहीं से ऊर्जा का आगे सेमैन होता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं और इन्हीं के बीच में से ऊर्जा का आगे भी सेमैन होता है, यानी ऊर्जा को आगे बढ़ाया जाता है। अंदर सबसे ज्यादा ऊर्जा थी, 15 मिलियन टेम्परेचर था। धीमे धीमे उनको क्या होता आ रहा है, ऊर्जा कम होती आ रही है और जब बाहर बिल्कुल जब किरीट पा जाओगे तो उस समय आपकी ऊर्जा रह जाएगी मात्र 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ऐसे प्रकाश मंडल है जो हमें नहीं दिखाई देता, प्रकाश को एक रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। अब कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, सौर कलंक क्या है। सौर कलंक जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे, यह काला सा धब्बा दिख रहा होगा सूर्य पर, यहाँ ये जूम करके दिखा दूंगा, शायद इससे ज्यादा जूम नहीं हो पा रहा। ये जो सूर्य है, सूर्य में ये काला धब्बा दिख रहा है, ये काला धब्बा नहीं है, सूर्य में छेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले बता सका कि प्लाज्मा अवस्था में है। तो प्लाज्मा में होल किस बात का, होल सिर्फ ठोस में होता है। अब ये क्या है कि इससे प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर कोई ठोस तरह का कोई मान लो एस्ट्रॉइड या कुछ भी इधर खींचने की बात कर रहा है, ये भीतर जा रहा है, तो उससे प्रकाश पास नहीं हो रहा, तो हमें कैसा लगता है, धब्बे के कारण धब्बे जैसा दिखता है, इसलिए हम इससे बोलते हैं सौर कलंक। मतलब कि कोई भी यहाँ पर एस्ट्रॉइड या कोई ग्रह इसके बीच में, ग्रह तो नहीं है मतलब कोई शुद्ध ग्रह इसके बीच में मान लो जा रहा है,
और उससे प्रकाश पार नहीं हो पा रहा है, तो हमको लगता है ऐसा है कि उसमें छेद हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सौरकलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्षों के चक्र दौरान वृद्धि तथा कमी होती रहती है, ये भी है। ये तो है सूर्य का काला धब्बा। ऐसे कोई एस्ट्रॉइड या पत्थर जो बीच से प्रकाश को पार नहीं होने देता, डेंसिटी ज्यादा हो, तो वो काले धब्बे का रूप ले लेता है। बात आती है बड़मंडल की, तो यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण होता है, इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। बात करें सौर ज्वाला की, आप यहाँ पर कुछ फूटते हुए दिख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे फूटता हुआ जा रहा है, हीलियम हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है। अब ये कभी कभी इतना हो जाता है कि बाहर निकल के भाग आता है, यहाँ पर किरणें आनी चाहिए, वहां पर ये खुद चला आता है। अब ये चला आता है, जैसे अभी आदित्य L1 छोड़ा गया, इसी को पकड़ने के लिए ये सौर ज्वाला कभी कभी जो ऊपर हमारे लगे हुए जैसे सैटेलाइट्स हैं, उनको जला देता है, कभी निकल आता है बाहर, और कई बार जलाया भी है। इनको बचाने के लिए आदित्य L1 है, वो सूचना दे देगा सैटेलाइट इनको मदद करने के लिए कि सौर ज्वाला आ रही है, तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पृथ्वी के साथ आ जाएंगे, तो अपनी दिशा को थोड़ा मोड़ सकते हैं। इसलिए आदित्य L1 भेजा गया स्टडी करने के सौर ज्वाला कब कब निकलती है, उनका तूफान कब आता है। सौर ज्वाला का तूफान आता रहता है, हालांकि ज्यादा तगड़ा आता है तो फिर नुकसान पहुंचाता है, और थोड़ा बहुत चलता रहता है, और इनको ध्रुवों पर देखा जा सकता है। अभी भी आप जैसे ऑस्ट्रेलिया जाओगे या फिर अपने भारत से देखना चाहते हैं, तो लद्दाख पर ऊंची सीढ़ी पर चढ़ जाएं और वहां से किसी दूरबीन से देखें, तो ध्रुवों की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। वो इस प्रकार का प्रतीत होता है। ये जो ज्वाला है, ये ज्वाला निकलती है जब आसमान में आती है, इस प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हें सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और दक्षिण ध्रुव पर यानी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। दक्षिण ध्रुव की तरफ कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे ही याद कर लो, दक्षिणी ध्रुव की तरफ देखोगे तो ऑस्ट्रेलियसिस और उत्तरी ध्रुव की तरफ देखोगे तो बोरेलिस, इनके नाम हैं। इनको अपने भारत से देखा जाए तो लद्दाख को ऊपर चढ़ के देख लो ऊंचाई पर, तो ये आपको ध्रुवों की तरफ देखने को मिल जाएगी। अब ये लाल हरी पीली क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये हमारे यहाँ वायुमंडल है, और वायुमंडल के कारण ये विचलित, मतलब अपने साइंस में पढ़ा होगा तो वो होता रहता है, ठीक है, मतलब विचलन होता रहता है उन किरणों का। तो ये सौर ज्वाला है जो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमारा आता है उसमें किरीट यानी कोरोना अंतिम वाला, सबसे बाहरी परत किरीट होती है। जब भी सूर्य पर कोई ग्रहण लगता है तो हमें देखने वाला जो वो है परत है, वो यही होती है कोरोना यानी किरीट। इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। जब भी कोई मतलब ग्रह वो लगता है, ग्रहण लगता है। अब ग्रहण लगता कैसे? सूर्य ग्रहण जब लगेगा, सूर्य ग्रहण है ये, तो सूर्य ग्रहण जब लगेगा, जैसे मान लो हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर, हमको यहाँ से सूर्य दिखता है, चंद्रमा तो राउंड मार ही रहा है। जब चंद्रमा हमारे सामने आ जाए, ऐसा नहीं जब चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ लग रहा होता है तो पूरी पृथ्वी पर चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा नहीं। चंद्रमा जिस देश के ऊपर से है, उसका आकार छोटा है ना, तो जिस देश के ऊपर वो अपनी छाया बना देता है। यानी कि ऐसे मान लो अभी आप मुझे कैमरे से देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं पूरा दिख रहा हूँ। अभी मैं हाथ करूँ तो हाथ में दूर से पूरा दिख रहा है, लेकिन मैं हाथ तुम्हारे नजदीक ले जाऊं तो ये पूरे बोर्ड और सिस्टम को पूरा को ढक लेगा। देखो धीमे धीमे ढक लिया, और देखो ढक लिया। तो ऐसे ही है, जब चंद्रमा जो है हमारा वो नजदीक है हमारे, लेकिन पीछे आने वाला प्रकाश थोड़ा लंबा दूर सा हो जाता है, और इसीलिए सूर्य हमको दिखाई नहीं देता। इस वाले एरिया में तो सूर्य दिखाई नहीं देंगे। जब दिखाई देंगे तो कैसे दिखाई देंगे? इस प्रकार के। और जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है? चंद्रमा है, काला काला, क्योंकि इसको पार नहीं कर पा रही किरणें, प्रकाश पार नहीं कर पा रहा है। जो बच रहा है उजिता वो क्या है? यही कोरोना है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा किस में एंट्री मार देता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में। अब पृथ्वी भी कहाँ चुप होने वाली है? पृथ्वी भी कही कि तूने अच्छा मतलब बीच में छाया कर दी तो मैं भी करूंगी। अब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो फिर चंद्रमा परेशान। चंद्रमा कहता है मेरी रोशनी रोक लिया हमने। जब इसे सूर्य ग्रहण हो गया आपका ये वाला, जब चंद्रमा बीच में आ गया, अब कहोगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कैसे होगा? जो ग्रहण लगता किस पे है? सूर्य या चंद्रमा पे। पृथ्वी पर आज तक ग्रहण लगा नहीं। पृथ्वी पे ग्रहण क्यों लगेगा? पृथ्वी पे तो हमें ही देखने वाले, ग्रहण को देखने वाले पे क्यों लगेगा? अब पृथ्वी भी आगे बीच में, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तब उन्होंने कहा दीदी आपने गलत किया। तो दीदी आ गई बीच में, तो चंद्रमा पर क्या हो गई? छाया हो गई। तो हम देखते हैं शाम को चंद्रमा किसी ने खा लिया है ना। धीमे धीमे हमारी पृथ्वी की छाया हटती है और चंद्रमा
खुलता जाता है, उसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। यानी पृथ्वी बीच में चंद्र ग्रहण और जो चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, ये हमारे ग्रहण का पोर्शन था। इसी में जो दिखता है भाग वो ही था किरीट। ठीक है, ये है कोरोना किरीट बोलते हैं इसे, इस एरिया को। अब बात करेंगे हम सौरमंडल, उस मंडल की जिसमें ये सब परिवार रहते हैं। ये परिवार सूर्य का परिवार है जिसमें 8 इसके भाई बंधु हैं और ये सब ग्रह हैं, और जबकि सूर्य एक तारा है। तारा इसलिए कहा जाता है, तारों के पास एक अपनी खुद की ऊर्जा होती है जो कि वो हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा उसको जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन ग्रहों के पास में क्या है, ग्रहों के पास गैस मिल सकती है, मिट्टी मिल सकती है और बहुत सारी चीज मिल सकती हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम नहीं मिल सकती, ताकि उनको जलना नहीं है। ग्रह कभी खुद का प्रकाश नहीं होता, और जब तारों के पास खुद का प्रकाश होता है। अब सूर्य हम सबको रोशनी दे रहा है, इसका मतलब सूर्य अपना तारा है और ये सब लोग इससे चमकते हैं, तो इसलिए ये सब ग्रह हैं। अब इस मंडली की खोज करने वाले जो आदमी थे वो थे कोपरनिकस। उन्होंने पहले बताया सूर्य है, सूर्य की अपनी एक मंडली है, उसके सारे सदस्य हैं, इसमें ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं। इनका परिवार मतलब यह है कि तारे के बाद में जो ग्रह हैं वे बड़े हैं, उनके बाद आते हैं क्षुद्र ग्रह, उनसे छोटे छोटे ग्रह, और फिर उसके बाद आते हैं उपग्रह जो उनके ग्रहों के चारों ओर चक्कर मार रहे होते हैं। फिर बचते हैं उल्का जो इधर से चलते रहते हैं और सूर्य उनको निकलता रहता है। चलो अब इनकी बात कर लें, इनके परिवार की। तो सूर्य के जो हम यहाँ से क्रम की बात करें, स्टेप बाय स्टेप देखते जाना भाई, जो स्टेप टूट गए तो ये मित्रता टूट जाएगी इनकी। सबसे नजदीक ये तो सूर्य सबसे बड़ा, ये इनका सबसे विशाल है सूर्य। सूर्य के बाद पड़ता है बुध, सबसे छोटा था, इसका कोई उपग्रह नहीं है क्योंकि इसके उपग्रह सबके सब सूर्य खा गया। इसके बाद आता है शुक्र, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसके भी उपग्रह कौन खा गया, सूर्य। अब उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी का एक बेचारा बच्चा है, उसका भाई, उसका नाम है चंद्रमा, एक उपग्रह है। और मंगल थोड़ा दूर है पृथ्वी से, इसीलिए इसके 2 बच गए, डीमोस और थॉमस, इसके 2 बच गए। उसके बाद में पड़ गई एस्ट्रोड बेल्ट। एस्ट्रोड बेल्ट कह रही है नहीं अब मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, जो भी खाना है मुझे खाओ। तो 1-2 इधर से बुलाता रहता है सूर्य, कभी कभी इनका डिनर करता रहता है, डिनर ब्रेकफास्ट जो भी है वो चलता रहता है। अब इसके बाद में इसने तो बेल्ट लगा दी, अब नहीं जाने दूंगी किसी को, बेल्ट ने रोक दिया। इसीलिए बृहस्पति बहुत सारे हैं, लगभग 79-80 हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर शनि, अब ये और दूर है तो उसके तो बहुत ही सारे हैं, लगभग 82 हैं। फिर उसका अरुण और वरुण के भी चलते रहेंगे। अगर जब हम क्रम की बात करें तो बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, एस्ट्रोड बेल्ट है, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। अगर आंतरिक ग्रहों की कभी बात करता है, कहता आंतरिक ग्रह बताओ, तो इस एस्ट्रोड बेल्ट के भाई साहब बीच के वाला, ये जो एस्ट्रोड है इसके बीच वाले अंदर वाले जो भी हैं वो आंतरिक हो गए, सूर्य के जो नजदीक हैं वो, और जो बाहर के हैं 4 वो बाहरी हो गए। ये 4 भाई बंधु हैं वो बाहरी हैं, और एस्ट्रोड बेल्ट के अंदर हैं वो आंतरिक हैं। तो आंतरिक और बाहरी भी कभी पूछ लिया जाता है। अगर इनके साइज के हिसाब से कहा जाए तो इनका साइज सबसे बड़ा इनमें से निकलेगा, जो देखने से ही पता चलता है, बृहस्पति। सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति। उसके बाद दिखता है हमें शनि, उसके बाद दिखता है हमें अरुण, फिर दिखता है वरुण। तो पहले तो ये वाले क्रम लगा दो कभी भी, और जो साइज बताता है तो बेल्ट के बाहर वाले बाहरियों को क्रम से लगाओ। उसके बाद यहां से आ जाओ, यहां पर फिर लिखोगे आप वरुण के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद लिखोगे शुक्र। पृथ्वी और शुक्र बराबर के हैं, इसलिए शुक्र को बहन कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की जुड़ा बहन कहा जाता है। साइज एक जैसा है लगभग थोड़ा सा, और शुक्र नजदीक भी है, शुक्र नजदीक भी है पृथ्वी के, मंगल थोड़ा दूर है। फिर उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, फिर मंगल, और सबसे छोटा भाई तो बुध है, सबसे बाद में आएगा। अगर क्रम से सबसे पहले है तो फिर वजन में उसमें सबसे बाद में होगा। ठीक है, ये हो गए आपके ग्रह, इनका ग्रह नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र भी सुन लो भाई, नक्षत्र 27 है, अपने नक्षत्रों पर भी चर्चा होगी। नक्षत्रों को पढ़ोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हो तो आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, यानी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, क्योंकि भौतिक विज्ञान में इसमें खगोल विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, यानी एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी में आपको सब ये जानना पड़ेगा। ये आपके सामने 8 वो सदस्य हैं जो सूर्य के मंडली के सदस्य हैं, शुक्र तथा अरुण। ये 2 लोग ऐसे हैं, एक ये अरुण और ये शुक्र। ये 2 लोग ऐसे हैं कि ये लोग उल्टा घूमते हैं। जैसे
हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व निकलती है, इसीलिए हमें सूर्य पूर्व से पश्चिम जाते हुए दिखते हैं। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं, ये सूर्य की बराबरी करते हैं, क्योंकि शुक्र के वो खा गया, अरुण दूर पड़ गया, इसलिए इनकी नफरत है, ये सूर्य की नकल करते हैं। यानी ऐसे मान लो ये पश्चिम से पूर्व चलते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम चलते हैं, ये ग्रहों के अपोजिट हैं और सूर्य के बराबर हैं। सूर्य जैसे चलता है घूमता अपनी धुरी पर, वैसे ही ये उसके चारों तरफ घूमते हैं। शुक्र तथा अरुण ये दोनों के दोनों अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी कि मान लो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं और बाद बाकी सब पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। इनका समय काल कार्यकाल क्या है, ये सब पे हम चर्चा कर लें। अब कहें सबसे पहले बुध की, तो यह सौरमंडल का सबसे छोटा, ये सूर्य के निकट ग्रह है, सबसे छोटा है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये बेसिक सी चीजें, अब तो बस क्लास आपको जल्दी जल्दी से रनिंग करनी है। इसका कार्यकाल मतलब कहें एक चक्कर सूर्य के चारों ओर घूमने में 88 दिन लगाता है। इसकी साल कितने दिन की है, 88 दिन की इसकी उम्र है, या उम्र नहीं मतलब वर्ष है। और इसका परिभ्रमण काल मतलब खुद के घोड़ों पर घूमता है ना, पैरों पे, वो है 58.6 दिन, बड़ा है, देर में घूम पाता, हल्का सा है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है, पृथ्वी 18 गुना बड़ी है। इसका टेम्परेचर अगर जो मैं बात करूं रात का, वो दिन का, तो 600 डिग्री, मतलब आदमी पिघल जाए और भाप बन जाए, और रात में फिर वही भाप जम जाए, यानी 173 डिग्री माइनस हो जाता है रात में। दिन में तो ये भाप बना देगा और रात में उसे फिर भाप को जमा देगा। ये तो हालात हैं बुध ग्रह के। अब तो बुध ग्रह पे कौन कौन जाना जाए, वो अपना बुक करा सकते हैं अपनी टिकट, ठीक है। लोकेशन ये है, आपको बता दूं, शुक्र से पहले नंबर पे है, यानी इसके बाद शुक्र आएगा। शुक्र की बात करें तो ये चमकीला ग्रह है, दूसरा नाम इसका गर्म ग्रह है। ये पृथ्वी की भगनी और बहन के नाम से भी जाना जाता है। भोर का तारा, शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। और इंपोर्टेंट ये है, ये उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम घूमता है, जबकि सबके सब कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं सब ग्रह। अच्छा, भोर का तारा, सांझ का तारा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है ज्यादा, इसलिए वो चमकता है। उसके साथ साथ ये चलता ही उल्टा है, इसलिए शाम को मिल जाता है और फिर हमें सुबह भी मिलता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे ये है शुक्र, शुक्र के बाद अब आएगी पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो एक ऐसा ग्रह इन 8 में जिस पर जीवन संभव है। बाद बाकी हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगभग मान चुके हैं कि और जगह जीवन संभव नहीं है, पृथ्वी पर है। फिर भी प्रयास में लगे हुए हैं, नासा, इसरो, स्पेस एक्स जैसी कंपनियां लगी हुई हैं। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ये जो पृथ्वी दिखती है वो नीली दिखाई देती है। आकाश से पृथ्वी का कलर नीला इसीलिए क्योंकि 70% इसमें पानी भरा हुआ है, और पानी की गहराई, पानी नीला क्यों दिखता है, क्योंकि बाइबल के कारण दिखता है। जब पानी नीला है तो फिर हमारा ग्रह भी नीला है। 23 अंश से झुकी हुई है, इसीलिए यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते हैं। 23 अंश से झुकी होने के कारण यहाँ पर मौसम परिवर्तन भी देखने को हमको मिलते हैं। और इसके हमने विषुवती व्यास और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो इसका 37 डिग्री झुकी हुई है, एकमात्र ग्रह जहाँ पर इसका उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो जो ऐसा है ना इसका विषुवती, वो 756 है, 12,000 चलेगा। और इसकी जो हाइट है वो 12,714 है, यानी कि हाइट कम पड़ गई। ये कम पड़ने का कारण है कोरसिस बल, यानी कि पृथ्वी का अपने आप में परिभ्रमण। पृथ्वी के पास सबसे ज्यादा क्या पड़ा, पानी। और पानी का मतलब है जब पृथ्वी घूमती है तो पानी फैल जाता है, इधर उधर को खिंच जाता है, इसीलिए इतना किलोमीटर बढ़ जाता है। ऐसे मान लो आपके लगे हुए घुंघरे यहाँ पर जब घूमे तेजी से तो घुंघरे कैसे हो जाएंगे, ऐसी की बजाय फिर ऐसे हो जाएंगे। तो वही बात है कि घुंघरे को घूमने से फैल जाते हैं, वैसे ही इससे घूमने से पानी बाहर को फैल जाता है, इसलिए ये जो विषमत है वो इससे ज्यादा है। इतना इंपॉर्टेंट है। ये कभी पूछता है ना क्यों बीच में ऐसी है चपटी कार क्यों बोलते हैं, तो पानी के कारण, ठीक है। अच्छा, ये इसकी स्पीड क्या है, तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड में 4 सेकंड में ये अपना चक्कर लगा लेती है अपने पैरों पे। और इसीलिए हर दिन कुछ ये मिनटें छोड़ जाती है, महीनों में तब्दील, फिर वर्षों में एक 6 घंटे बनाती है। तो 6 घंटे जोड़ कर हम
4 सालों में एक दिन बना देते हैं, जैसे हम नक्षत्र वर्ष या फिर लीप वर्ष बोलते हैं। लीप वर्ष 366 दिन की, जबकि सामान्य वर्ष 365 दिन 6 घंटे की होती है। इतना विशेष था पृथ्वी के बारे में, बस आज की क्लास के हिसाब से। लेकिन अगली जो क्लास है पृथ्वी को हम खोद के देखेंगे, पृथ्वी पर सागर देखेंगे, महासागर देखेंगे, पर ब्रह्मांड में तो इतना ही काफी है देखने के लिए। आज हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं इस हिसाब से। औसत दूरी और लगभग देखी जाए तो 15 करोड़ वर्ष, 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अगर हम बात करें नजदीक और दूरी के हिसाब से, जैसे जब पृथ्वी नजदीक रहती है कभी कुछ महीनों में, तब ये 14.70 करोड़ किलोमीटर रहती है। और जब यहाँ पर जब अपसौर की घटना होती है, जब पृथ्वी दूर होती है सूर्य से, तब 15.21 करोड़, मतलब यहाँ 15 से ऊपर जा रहा है, 15 से कम आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग औसत दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। बस इतनी सी बात थी। अगर कहें अपसौर उपसौर याद करने की तरीका, ट्रिक, 3 तारीख है, यहाँ पर कितनी तारीख है? एक दिन ज्यादा है, 4 तारीख। लेकिन ये जनवरी है, यहाँ पर क्या है? जुलाई। तो जनवरी यानी उपसौर को, उपसौर होगा पहले, उसके बाद आएगा अपसौर। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। उपसौर को क्या होगी? सूर्य नजदीक होगा किसके? पृथ्वी के, या पृथ्वी नजदीक होगी सूर्य के। जब अपसौर की घटना होगी तो ये क्या होगी? मतलब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी। अब जनवरी में हमारे यहाँ पड़ती है सर्दी, अब कहोगे सर्दी पड़ गई नजदीक तो धूप ज्यादा पड़नी चाहिए। लेकिन हमारी वाली जो एरिया है ना, हमारा वाला जो कर्क मकर वाला, जैसे कर्क वाला जाता है, वो रहता है हिस्सा इस साइड, इसीलिए सर्दी रहती है। धीरे धीरे इस साइड आने लगता है तो गर्मी बढ़ने लगती है, और जब हम दूर पहुंच जाते हैं तो पूरी तरह हिस्सा यहाँ पर होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी होती है। ठीक है, तो 37.5 डिग्री झुकने होने के कारण हमें सर्दी और गर्मी का एहसास होता है। लेकिन नजदीकी की बात करें तो 3 जनवरी को ही उपसौर घटना होगी। ठीक है, हम नजदीक होंगे सूर्य के। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़, इसीलिए क्योंकि इधर कम हो गई इधर बढ़ गई, तो बीच का कितना निकाल लिया हमने? 15 करोड़। 3 जनवरी उपसौर और 4 जुलाई अपसौर। याद हो गया होगा अच्छे से। चलो फिर हम आगे देखें कुछ व्यवस्था। आगे ये है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के अपने 2 भाई हैं, 2 ग्रह हैं, एक नाम है डीमोस, एक है फोबोस। इसकी एक क्वालिटी ये है कि इसका जो डीमोस वाला है ये सबसे छोटा ग्रह, उपग्रह है। इसके बाद बेचारे के 2 हैं, लेकिन ये पृथ्वी से समानता है इसमें, आकार में नहीं, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं कि कभी यहाँ पर जीवन रहा हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कार्बन के कुछ सिम्टम हैं, कार्बन जैसे तत्व मिले हैं, और आयरन ऑक्साइड है यहाँ पर, इसलिए इसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड के कार्य से क्या बोलते हैं हम? लाल रंग मौजूद है, इसलिए आयरन ऑक्साइड की वजह से इसे हम लाल ग्रह बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रह इसका डीमोस उपग्रह, इस ग्रह का सबसे छोटा, पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा। और जो ग्रह की बात करें तो डीमोस है, वो भी किसके पास है? मंगल के। अच्छा, इसमें एक पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो बताते हैं हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। तो कभी कभी पूछ लेता है इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? तो वैसे माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर कहा जाए तो कहां पर भी है? निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है, जो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है, अब मंगल ग्रह में और इंपॉर्टेंट, क्या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? तो इसके कोई साक्ष्य नहीं है। ये गया आपका पृथ्वी का मंगल ग्रह, साइज तो एक है लेकिन दूर है पृथ्वी से। ये लाल ग्रह है, ये नीला ग्रह है, इसमें जल है, इसमें जल नहीं है, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा से ये दिखता है हमें। ठीक है, एक और जानकारी, कोई भी ग्रह जितना ज्यादा झुका होगा वो उतना ही देर में घूम पाएगा, चक्कर रोटेशन करेगा और रेवोल्यूशन भी करेगा। ठीक है, बृहस्पति की बात करें, अब आ जाए स्टोन बेल्ट को पार करके। सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, एक गैसीय पिंड है, और ये सबसे तेज घूमने वाला अपनी धुरी पर भी ग्रह है, जो कि लगभग 10 घंटे में अपना पूरा चक्कर मार लेता है। बृहस्पति के सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 महीने ज्यादा दिन लगते हैं। इसमें हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है, इसलिए इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसी के पास है, इसका नाम है गिनामीड। वैसे इसके पास 79 है लगभग उपग्रह। गिनामीड बृहस्पति का उपग्रह है जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा? डीमोस, जो कि मंगल ग्रह का है। आगे की चर्चा करें बृहस्पति के बाद हम, ये आपको गैसीय पिंड दिख रहा होगा शनि की। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा था?
बृहस्पति, दूसरा शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, ऐसे आगे चलते जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके 7 वलय हैं। 7 वलय का मतलब उसके रिंग्स चारों तरफ क्या है, 7 घूमी हुई हैं। 7 रिंग्स में कितने उपग्रह हैं, तो 82 उपग्रह हैं, जो कि 2019 के डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा पहले बृहस्पति था, लेकिन अब हाल ही में कौन सा हो गया है, शनि। इसके सबसे बड़ा, इसका सबसे बड़ा उपग्रह 82 में कौन सा है, तो उसका नाम है टाइटन। इसका नाम है टाइटन। और इंपॉर्टेंट ये है कि शनि का घनत्व इतना कम है कि अगर उसे समुद्र में डाल दिया जाए तो डूबेगा नहीं। हालांकि उसे डाले कौन समुद्र में, लेकिन मैंने डाल दिया है ग्राफिक्स की मदद से, तो वो डूबेगा नहीं। तो इतना हल्का यानी खोखला टाइप है। 79 उपग्रह थे पहले, अब 82 हो गए। घनत्व बहुत कम, इसलिए समुद्र में यानी इसका रेनेस्टिक कम है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। उसके बाद है अरुण, नीला ग्रह, 7वें स्थान पर क्रम के हिसाब से है और आकार के हिसाब से तीसरा नंबर इसका है। सर विलियम हसल ने इसकी 13 मार्च 1781 को इसकी खोज कर ली। ये अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है 22.5 डिग्री, इसे लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं हम। अक्ष के इसमें मीथेन गैस के कारण इसमें मीथेन ज्यादा है, इसलिए इसे कहते हैं नीला ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह भी बोलते हैं। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है टाइटेनिया। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि शनि का टाइटन, इसका टाइटेनिया, और आगे आएगा जो वरुण उसका ट्राइटन। टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन इनके बड़े बड़े ग्रह हैं। लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए तो वो गिनामिड है, और वो है भैया बृहस्पति का। ठीक है, इतना भी ध्यान रखना क्योंकि आने वाले क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसी चैप्टर से। बर्ड जॉन गाले ने इसकी खोज की, 8वें स्थान पर स्थित है। टाइटन इसका प्रमुख है। मैंने बोला ना टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन। ठीक है, और ये लगभग सबसे ज्यादा वर्ष में अपना चक्कर भी लगाता है अपनी धुरी पर, और सबसे ज्यादा वर्ष में ये सूर्य का भी परिक्रमा करता है। अब आप उनकी बात कर लें, कौन सूर्य के चारों ओर जल्दी घूम जाए और कौन देर में, कौन अपने अक्ष पर जल्दी और कितनी देर में, ये लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट मार लें। अब देख लें, सबसे कम की बात करें, सबसे कम अपने ग्रह अपने अक्ष पर, तो वो निकल के आएगा बृहस्पति। और सबसे ज्यादा करें तो वो निकल के आएगा कौन सा इनमें से, भाई कोई दिन में है, घंटे घंटे दिन, हाँ शुक्र अपने जगह पे। यहां पर सूर्य के चारों सबसे पहले कौन घूमेगा, वो घूमेगा ये भाई साहब 88 दिन, और सबसे ज्यादा में वरुण। ठीक है, पृथ्वी का तो हमें मालूम है 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा लगा लेता है। कुछ क्वेश्चन है आपके साथ साझा करूंगा, आप जल्दी से थोड़ा क्विकली इसके आंसर देते जाएं, क्योंकि मेरे पास समय है नहीं। मेरे पास बहुत है, आपके पास समय है नहीं, क्योंकि आपकी और वेब सीरीज चल रही होंगी। चलो, अपने अक्ष पर पृथ्वी की एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तुमसे पहले लगा दिया मैंने, आप पढ़ो मुझसे पहले लगाओ। पृथ्वी सबसे निकट ग्रह कौन है पृथ्वी से? सबसे निकट कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी का विस्मृति व्यास लगभग यानी ये वाला सबसे ज्यादा रहता है, तो 56 नहीं, लेकिन 750 इसमें कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़ना शुरू हो जाओ। इनमें से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है? तो ये रहेगा तुम्हारा पृथ्वी और सूर्य। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जैसे मैंने बताया, सब कुछ बता चुका हूं। अब तो बस आप आंसर लगाइए। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 88 दिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से दो ग्रहों के बीच है? तो वो मंगल और बृहस्पति के। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इनमें से है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और प्लूटो। इनमें से कौन सा हो जाएगा रात की रानी? चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? तो संभावना मंगल ग्रह में है, लेकिन क्लियर नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इनमें से कौन सा है? तो गैनीमेड, वो बृहस्पति का, जैसे मैंने बताया। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो वो है अरुण। अरुण लेटा हुआ पूरी तरह से। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है। तो इनमें से दो थे, इनमें दो में से एक निकाल लो। एक अरुण था, एक शुक्र था। एक शुक्र को और अरुण को निकालो, इसमें से अरुण सही हो जाएगा।
उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो वो है कौन? पृथ्वी। ये ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम यानी कम दूरी को 3 जनवरी यानी क्या कहेंगे? उपसौर। सही आंसर हो जाएगा उपसौर। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। अब मैं इसके बाद लगाऊंगा, वो पूछे जा सकते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो वो थे कोपर्निकस। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है। सहायक गैस तो हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन वो हैं जो पूछे जा सकते हैं बाय सुरजीत ठाटी। ये मेरी कोचिंग का नाम है, ऑफलाइन कोचिंग चलती है और ये ऑफलाइन आपके रिकॉर्ड की जाती है। पृथ्वी स्थित है किस किस के बीच में? मैं सिर्फ आप यूज करते जाएं, लगाते जाएं, मैं इसका एक भी आंसर देने वाला नहीं हूं। सूर्य पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? टेस्ट है आपका। चलो, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, ये वह क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता गया हूं। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। चलो, इनमें से किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना मैं कहता हूं, आप इस क्लास को शुरू से देखे हो और डिटेल से देखे हो। अगर आप अभी देख लेते हो ना तो ऐसे हजारों क्वेश्चन आ जाएं, तो इस विषय से, एस्ट्रोनॉमी से, आप शायद ही गलत करोगे, क्योंकि मैं लिखा कम था लेकिन बोलने में बहुत कुछ बता गया। आप फिर से रिपीट करके वीडियो देख लें, लेकिन आज नहीं, फिर कभी मौका लगे तो पक्का कंफर्म श्योर हो जाओगे। और मैं एक ही क्वेश्चन पर वहां पर गोले मोल नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा मतलब है सेशन को अच्छे से पूरी डिटेल से आपको दे देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।